हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनजेएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम करेंगे अप्रैल मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अ ट्रांसपेरेंट क्यूब ऑफ 15 सेमी एज कंटेन्स अ स्मॉल एयर बबल। इट्स apparent depth when viewed through one phase is 6 semi and when viewed through opposite phase is 4 semi, then the refractive index of the material of the cube is। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन को हमने क्लास में डिस्कस किया। यहाँ पे एक आपको क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। इसमें एक एयर बबल है। एक फेज से देखते हुए लग रहा है कि वो 4 सेमी पे है और दूसरी एज से देखने पे लग रहा है वो 6 सेमी पे है। मतलब कि 4 और 6 आपको एपरेंट डेप्थ दे रखी है। हम जो एक्चुअल डेप्थ है वो गैस कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से जो एक्चुअल डेप्थ है वो है x, तो अपोजिट फेज से जो एक्चुअल डेप्थ है वो क्या हो जाएगी 15 माइनस एक्स, क्योंकि आपको जो स्लैब की थिकनेस है वो x दे रखी है। चलिए, इस एज को एज 1 बोल देते हैं, इस एज को एज 2 बोल देते हैं। एज 1 के लिए अगर हम फॉर्मूला लिखें एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू n1 बाई n2, तो वो बनेगा 4 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन n, ठीक है। और सेकंड एज के लिए लिखें तो वो बनेगा 6 अपॉन 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन n। दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट करते हैं तो फाइनली हमें x की वैल्यू मिलेगी। तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और x की ये वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें n मिलेगा कितना 3/2, या तो उसे हम 1.5 भी बोल सकते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा 1.5, जो कि आपको ऑप्शन डी में दे रखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा डी। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। Light wave enters from medium 1 to medium 2. Its velocity in second medium is double from first. For total internal reflection, the angle of incidence must be greater than। देखिए, हम यहाँ पे साइन सी का फॉर्मूला लगाएंगे। क्रिटिकल एंगल साइन सी इज इक्वल टू, हम जानते क्या होता है n1 डिवाइड बाय n2, या तो उसको हम वेलोसिटी के फॉर्म में लिखे तो हो जाएगा v2 डिवाइड बाय v1। अब क्योंकि आपको दे रखा है v1 इज ट्वाइस v2, सो साइन सी इज इक्वल टू होगा v2 अपॉन 2v2। v2 से v2 कैंसिल आउट होकर साइन सी इज इक्वल टू हमें मिलेगा 1/2। तो उस पर से हमें क्रिटिकल एंगल सी इज इक्वल टू मिलेगा 30 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, मतलब कि यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 30 डिग्री से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, क्योंकि 30 डिग्री पे तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या हो जाएगा मेम्ब्रेन सरफेस के पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा ऑप्शन ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में है अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड 4 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3। द मिनिमम डायमीटर ऑफ डिस्क which should be placed over the source on the surface of water to cut off all light coming out of the water is blank millimeter। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे रेडियस का फॉर्मूला हम जानते क्या होता है, r इज इक्वल टू एच अपॉन रूट ओवर एन स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे आपको h दे रखा है 4 मीटर अपॉन रूट ओवर एन की वैल्यू है 5/3, उसका स्क्वायर कर दोगे तो हो जाएगा 25/9 माइनस 1। सिंप्लीफाई करें तो 4 डिवाइड बाय रूट में हो जाएगा 16/9, रूट निकालोगे तो हो जाएगा 4/3, ठीक है। 4 डिवीजन में रहेगा, 3 ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो हमारी रेडियस जो है वो कितनी आ जाएगी 3 मीटर, ठीक है। हमें पूछा है डायमीटर, डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस, मतलब कि 3 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 मीटर। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा क्या रहेगा ऑप्शन बी 6 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उसमें आपको बोला है focal length of convex lens of refractive index 1.5 is 2 semi. Focal length of lens when immersed in liquid of refractive index of 1.25 will be blank centimeter। तो इस तरह का क्वेश्चन भी हमने क्लास में सॉल्व किया हुआ है। इसमें हमें लेंस मेकर्स फार्मूला का यूज़ करना है। 2 लेंस मेकर्स फार्मूला बनेंगे आपके, और उन दोनों को क्या करना है, उनका रेशियो ले लेना है। तो रेशियो लेने पे देखिए फाइनली जो हमारा इक्वेशन है वो क्या बनेगा, तो FL अपॉन FA इज इक्वल टू
n2 माइनस n1 अपॉन n1 मल्टीप्लाई n2 माइनस n3 अपॉन n3। FL स्टैंड्स फॉर फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन लिक्विड, जो कि हमें फाइंड करना है, उसको हम एज इट इज़ रखेंगे। FA मतलब फोकल लेंथ इन एयर मीडियम, जो कि आपको 2 सेंटीमीटर दे रखी है। n2 जो है वो लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो कि आपको 1.5 दे रखी है। n1 मतलब एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी। अगेन n3 विच इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, जो आपको दे रखी है 1.25। n2 आ जाएगा 1.5 माइनस n3 1.25। सिंप्लीफाई करने पे आपको FL की जो वैल्यू है वो मिलेगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर देखिए ऑप्शन सी में दे रखा है, मतलब कि फोर्थ क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन सी। फिफ्थ क्वेश्चन, इफ अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर एंड कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर are combined together, what will be the resulting power? चलिए सबसे पहले रिजल्टिंग फोकल लेंथ निकालते हैं। 1/f इजिकल टू फॉर्मूला है 1/f1 प्लस 1/f2। f1 आपको दे रखा है 80 सेमी माइनस 1/f2 आपको दे रखा है 50 सेंटीमीटर। सिंप्लीफाई करने पे आपको f की जो वैल्यू है वो मिलेगी -4/3 सेंटीमीटर, सॉरी 4/3 मीटर मिलेगी। ठीक है, 4/3 मीटर। अब इसको कन्वर्ट करना है हमें पावर में, तो पावर क्या होता है, इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ, मतलब कि फोकल लेंथ का इनवर्स क्या हो जाएगा, -3/4, मतलब कि -0.75। और इसका यूनिट हम जानते क्या होता है, डायोप्टर। तो देखिए -0.75 डायोप्टर आपको ऑप्शन डी में दे रखा है, मतलब कि करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा। नंबर 6, a convex lens is dipped in liquid whose refractive index is equal to the refractive index of lens, then its focal length will be। तो हम जानते हैं कि अगर लेंस को हम सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले लिक्विड में इमर्ज करते हैं तो वो एक प्लेन सरफेस की तरह एक्ट करने लगता है, मतलब कि उसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, मतलब कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए नंबर 7, यहाँ पे आपको लाइट की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दे रखी है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करनी है मटेरियल की। तो सबसे पहले आपको जो डेटा दे रखा है उस पर से हम वेलोसिटी वी निकाल लेते हैं। तो वी का हम फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, लैम्डा 5000 एंगस्ट्रॉम, मतलब कि मीटर में लिखे तो 5 × 10⁻⁷ मीटर होगा। और जो फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 2 × 10⁻14। सिंप्लीफाई करने पे आपको जो वेलोसिटी वो मिलेगी 10⁻8 मीटर पर सेकंड। आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला डालेंगे n = c/v। c की वैल्यू 3 × 10⁸ और v की वैल्यू 10⁸ पुट करने पे फाइनली आपको n कितना मिलेगा, 3, जो कि आपको ऑप्शन बी में दे रखा है। नंबर 8, इसमें आपको एक फिगर दे रखी है और बोला है स्मॉल कॉइन इज रेस्टिंग ऑन अ बॉटम ऑफ अ बीकर फिल्ड with liquid, a ray of light from the coin travels up to the surface of the liquid and moves along its surface. How fast is the light traveling in the liquid? तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लाइट है वो ग्रेस हो रही है, मतलब कि इट इज़ पैरेलल टू द मेम्ब्रेन सरफेस, मतलब ये जो है हमारा क्रिटिकल एंगल बन जाएगा। सिमिलरली ये भी हमारा क्रिटिकल एंगल बनेगा बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। तो साइन सी = क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो सी की अपोजिट क्या है, 3, और हाइपोटेनस क्या बनेगी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, 5। साइन सी = हम जानते क्या होता है, 1/n = 3/5, मतलब कि n आपका निकल के आ जाएगा 5/3। अब आपको निकालना है वेलोसिटी, तो उसके लिए हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला वो यूज़ करेंगे, n = c/v। इसमें v को सब्जेक्ट बनाए तो v = हो जाएगा c/n। c की वैल्यू 3 × 10⁸ और n की वैल्यू 5/3 पुट करने पे हमें फाइनली v की जो वैल्यू मिलेगी 1.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट, जो कि आपको ऑप्शन डी में दे रखा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया m1 and m2 are 1.5 × 10⁸ meter per second and 2 × 10⁸ meter per second respectively.
ray of light enters from medium m1 to m2 at an incidence angle I. If the ray suffers TIR, the value of I is. ओके, तो सबसे पहले हम जो TIR की कंडीशन है वो अप्लाई करते हैं कि वहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। दोनों तरफ साइन ले लेते हैं, तो साइन I शुड बी ग्रेटर देन साइन C। तो साइन I शुड बी ग्रेटर देन साइन C, मतलब होता है n1/n2, और उसको वेलोसिटी के फॉर्म में लिखे तो क्या होता है v2/v1, क्योंकि हमें एक क्वेश्चन में वेलोसिटीज दी गई है। तो साइन I शुड बी ग्रेटर देन v2, और v1 की वैल्यूज आपको जो क्वेश्चन में दे रखी है वो पुट करके सिंप्लीफाई करने पे आपको मिलेगा 3/4, मतलब कि I शुड बी ग्रेटर देन साइन इनवर्स 3/4। तो देखिए इस तरह का ऑप्शन आपको कहाँ पे दे रखा है, साइन इनवर्स 3/4, तो वो आपको दे रखा है ऑप्शन सी में। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नंबर 10, biconvex lens has a radius of curvature of magnitude 20 cm. Which one of the following option describe best the image formed of the object of height 2 cm placed 30 cm from the lens? देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे हमें जो फोकल लेंथ है वो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ पे लेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो लेंस फार्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें फोकल लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हम लेंस मेकर्स फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा लेंस मेकर्स फार्मूला 1/f इज इक्वल टू n2 माइनस n1/n1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, तो इसमें आपको जो गिवन वैल्यूज आप पुट करोगे तो आपको 1/f मिल जाएगा। n2 आपको लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ले लेनी है, n1 जो कि आउटर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो कि एयर मीडियम होगा उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ले लेंगे, और दोनों तरफ की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगी। तो r1 की जगह r और r2 की जगह -r पुट करके सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 1/2 इन ब्रैकेट 2/r। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा 1/r, और r की वैल्यू आपको 20 सेंटीमीटर दे रखी है, मतलब कि 1/20, तो उस पर से हमें फोकल लेंथ मिल जाएगी +20 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब आप जब लेंस फॉर्मूला लगाओगे -1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f, तो इस पर से आपको इमेज डिस्टेंस मिल जाएगा +60 सेंटीमीटर, और उसके बाद हम हमारी मैग्नीफिकेशन के जो दो फार्मूलाज है h'/h और v/u उसको इक्वेट करेंगे, तो h' आपका निकल के आ जाएगा -4 सेंटीमीटर, मतलब कि इमेज की जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर रहेगी। कैसी इमेज होगी, नेगेटिव है, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। तो देख लीजिए ऐसा ऑप्शन कहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन सी, रियल इन्वर्टेड एंड हाइट ऑफ द इमेज इज 4 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं नंबर 11, an air bubble in glass slab with refractive index 1.5 near normal incidence is 5 semi deep when viewed from one face and 3 semi deep when viewed from the opposite face, the thickness of the slab। तो ये जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया उसके जैसा ही है, बट फर्स्ट क्वेश्चन में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछी गई थी, यहाँ पे थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब पूछा हुआ है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी दो इक्वेशन बनेंगे, एक इक्वेशन फर्स्ट फेस के लिए और दूसरा इक्वेशन सेकंड फेस के लिए। अगर फर्स्ट फेस के लिए इक्वेशन लिखे तो वो हो जाएगा 5/x इज इक्वल टू 1/1.5, और सेकंड फेस के लिए लिखें तो वो हो जाएगा 3/y इज इक्वल टू 1/1.5। देखिए यहाँ पे 5 और 3 जो है आपके एपरेंट डेप्थ है, x और y जो है वो एक्चुअल डेप्थ है। बाहर का मीडियम एयर मीडियम है, इसलिए एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और स्लैब की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 1.5 दे रखी है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने पे हमें x और y की वैल्यू मिलेगी। x आपको मिलेगा 7.5 सेंटीमीटर और y आपको मिलेगा 4.5 सेंटीमीटर। दोनों को ऐड करने पे हमें स्लैब की जो थिकनेस है वो मिलेगी, क्योंकि ये दोनों जो है वो एक्चुअल डेप्थ है बबल की,
ओके, तो 7.5 प्लस 4.5 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 12 सेंटीमीटर, मतलब कि जो स्लैब की थिकनेस है वो क्या है 12 सेंटीमीटर, जो कि हमें ऑप्शन ए में दे रखा है। देखते हैं नंबर 12। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 4 सेमी फ्रॉम कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेमी इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेमी टुवर्ड्स द मिरर, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज विल बी। तो देखिए पहले ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर पे है ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर लेकर हमारा मिरर फार्मूला लगाएंगे और इमेज डिस्टेंस फाइंड करेंगे। यहाँ पे u1 इज इक्वल टू हम ले लेंगे -40 सेमी, और फोकल लेंथ तो आपको दे रखी है कितनी 15, मतलब कि -15 सेमी, माइनस इसलिए क्योंकि कनकेव मिरर है। मिरर फार्मूला आप जानते हो 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f। ये अप्लाई करने पे आपको फर्स्ट इमेज डिस्टेंस मिलेगा -24 सेंटीमीटर। अब हम ऑब्जेक्ट को मिरर के टूवर्ड्स 20 सेंटीमीटर शिफ्ट कर रहे हैं, तो अब जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि u2 इज इक्वल हो जाएगा -20 सेमी। फोकल लेंथ तो जो है वही रहेगी, फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा। तो अब आपका जो इमेज डिस्टेंस है वो निकल के आएगा -60 सेंटीमीटर। तो देखिए ऑब्जेक्ट को जब हमने 20 सेंटीमीटर सेव किया तो इमेज कितनी सेव हुई, तो v2 में से v1 का मैग्नीट्यूड माइनस करेंगे। v2 हमें मिला है 60 माइनस v1 हमें मिला है 24, तो आंसर आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। मतलब कि ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट हुआ 36 सेंटीमीटर। अब 36 सेंटीमीटर वाले दो ऑप्शन हैं, एक में अवे है और दूसरे में टूवर्ड्स। अवे मतलब कि दूर जाना, टूवर्ड्स मतलब कि नज़दीक जाना। अब आप सोचो कि ऑब्जेक्ट दूर, इमेज दूर जाएगी या नज़दीक आएगी, तो हम जानते हैं कि कनकेव मिरर के केस में ऑब्जेक्ट का मोशन और इमेज का मोशन म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट को मिरर के टूवर्ड्स ले जाया जा रहा है तो इमेज जो है वो मिरर से अवे जाएगी, मतलब कि 36 सेंटीमीटर इमेज क्या हो जाएगी मिरर से अवे चली जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन बी में दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं नंबर 13। उसमें आपको बोला है कि ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 5460 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन air glass interface. If the refractive index of glass is 1.5, the wavelength of light in glass would be सी आपको दे रखा है। तो देखिए हम एन और लेमड़ा का रिलेशन जानते हैं, क्या होता है n1/n2 इज इक्वल टू λ2/λ1। ठीक है, तो n1 जो कि आपको दे रखा है 1, n2 है 1.5, λ2 हमें पता करना है और λ1 आपको दे रखा है 5460। सिंप्लीफाई करने पे आपको λ2 मिलेगा 3640 एंगस्ट्रॉम, जो कि आपको दे रखा है ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 3640 एंगस्ट्रॉम। देखते हैं नंबर 14। उसमें आपको एक प्रिज्म दिया हुआ है, राइट एंगल्ड प्रिज्म, और पूछा है a light ray is incident perpendicularly to the one face of 90-degree prism and is totally internally reflected at the glass air interface. If the angle of reflection is 45 degree, we conclude that the refractive index। तो देखिए यहाँ पे हम हमारा जो PIR की कंडीशन है वो अप्लाई करेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो C से क्या होना चाहिए ग्रेटर होना चाहिए। दोनों तरफ साइन ले लोगे साइन फंक्शन, तो साइन I शुड बी ग्रेटर देन साइन C। तो साइन I शुड बी ग्रेटर देन साइन C का फॉर्मूला होता है 1/n। तो आई आपको दे रखा है 45, तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। फिगर में आप देख सकते हो इंसिडेंट एंगल कितना है 45 डिग्री है, शुड बी ग्रेटर देन 1/n, तो n शुड बी ग्रेटर देन √2। तो देखिए n शुड बी ग्रेटर देन √2, ये कंडीशन आपको कहाँ पे दे रखी है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। देखते हैं नंबर 15। A double convex lens has focal length 25 cm. The radius of curvature of one of the surface is double of the other. Find the radii of
curvature if the refractive index of material of the lens is 1.5 सेमी। डबल कन्वेक्स लेंस है मतलब दोनों तरफ की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, सेम होगी। अगर हम R1 प्लस आर लेते तो R2 क्या हो जाएगा हमारा, माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको लाइन्स मेकर्स फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू N2 माइनस N1/N1 1/R1 माइनस 1/R2। चलो N2 आपको दिया हुआ है कितना है 1.5 माइनस 1/1 मतलब 0.5 मतलब 1/2 हो जाएगा। और R1 इज इक्वल टू R और R2 इज इक्वल टू 2R, सॉरी वो डबल है मतलब कि 2R पर कैसा नेगेटिव। तो R1 इज इक्वल टू हम ले लेंगे R और R2 इज इक्वल टू ले लेंगे -2R, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2R। F आपको दे रखा है 25, तो F की वैल्यू 25 पुट कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा 3/, सॉरी यहाँ पे 2R लाने के लिए ऊपर ओके यहाँ पे हो जाएगा 2R, ठीक है 3/2R। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो R की वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएगी 18.757। तो देखिए 18.757 मतलब कि एक सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी 18.75 और दूसरी की उसकी डबल है मतलब कि 37.5, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया हुआ है। देखते हैं नंबर 16। An object is placed on the principal axis of concave mirror at distance 1.5 f where f is focal length. The image will produce at blank f। तो इमेज डिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला लगा देते हैं uf अपॉन u माइनस एफ। u हम ले लेंगे -1.5f इंटू माइनस एफ अपॉन -1.5f माइनस माइनस प्लस एफ। ठीक है, सिंप्लीफाई करने पे फाइनली आपको v जो है वो मिलेगा -3f मतलब कि हमें जो ब्लैंक दी हुई है उसमें क्या आएगा -3। -3 देखिए आपको ऑप्शन बी में दे रखा है। नंबर 17, द पावर ऑफ बाइकॉन्वेक्स लेंस इज 10 डायोप्टर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस इज 10 सेमी देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। यहाँ पे भी हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगाएंगे बट उससे पहले हमें एफ गेट करना पड़ेगा। एफ इज इक्वल टू होता है 1/p। पी आपको दे रखा है 10 मतलब कि एफ आपका निकल के आ जाएगा 0.1 मीटर, जिसको सेमी में कन्वर्ट करने पे कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब आप लगा दीजिए लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू N2 माइनस N1/N1 1/R1 माइनस 1/R2। एफ आपको मिल चुका है 10 इज इक्वल टू N2 माइनस N1/N1। N2 आपको पता करना है, बाहर का मीडियम हम एयर मीडियम ले लेंगे। 1/R1 माइनस 1/R2 मतलब 1/R माइनस माइनस प्लस 1/R मतलब हो जाएगा 2/R। चलिए आर आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो वो 10 सेंटीमीटर दोनों तरफ से कैंसिल आउट होकर सिंप्लीफाई करने पे आपको N2 की जो वैल्यू मिलेगी 3/2। तो देखिए 3/2 आपको कहाँ पे दे रखा है ऑप्शन ए। नंबर 18, यहाँ पे आपको एक कन्वेक्स लेंस की फिगर दे रखी है। ऑब्जेक्ट को 20 सेमी डिस्टेंस पे रखा हुआ है और फोकल लेंथ आपको 25 सेमी दे रखी है। मैग्नीफिकेशन निकलना है तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगेंगे एफ अपॉन एफ प्लस यू। लेंस के लिए एफ प्लस यू होता है, ठीक है। चलो एफ आपको दे रखा है 25 सेमी जो कि प्लस रहेगा, नीचे 25 माइनस यू की वैल्यू हम ले लेंगे 20। सिंप्लीफाई करने पे हमें मैग्नीफिकेशन मिलेगा +5 मतलब कि ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 19, biconvex lens has radius of curvature 20 सेमी each if the refractive index of the material of the lens is 1.5 the power of the lens is। फिर से हमें लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगाना 1/f इज इक्वल टू N2 माइनस N1/N1 1/R1 माइनस 1/R2। तो 1/f को हम एज इट इज रखेंगे। N2 माइनस N1/N1 उसमें N2 1.5 और N1 1 लेकर सिंप्लीफाई करने पे हो जाएगा 1/2 0.5 मतलब कि 1/2 ब्रैकेट में हो जाएगा 2/R। तो 2/R की वैल्यू हम ले लेंगे 20। सिंप्लीफाई करने पे हमें एफ मिल जाएगा +20 सेंटीमीटर। उस पे से हमें निकलना है पावर का फॉर्मूला लगाएंगे 1/f। एफ को ऑलवेज हमें मीटर में लेना है और मीटर में लेकर सिंप्लीफाई करने पे हमें जो पावर है वो मिलेगा +5 डायोप्टर, जो कि आपको ऑप्शन बी में दे रखा है। नंबर 20, लाइट रे फॉल्स ऑन ग्लास surface of refractive index √3 at angle 60 degree. The angle between the refracted and reflected ray would be।
तो देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए नॉर्मल है, रे आकर यहाँ पे इंसिडेंट हुआ इस पॉइंट पे, यहाँ से उसका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस का इक्वल होगा, मतलब कि वो 60 डिग्री के इक्वल होगा। ये एंगल हम स्नेल्स लॉ से निकाल सकते हैं। तो स्नेल्स लॉ लगा n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। तो साइन आई आपको दे रखा है 60 डिग्री इज इक्वल टू n2 रूट 3 इंटू साइन आर। सिंप्लीफाई करने पे आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी 30 डिग्री, मतलब कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा 30 डिग्री। तो आप देखिए ये पूरा एंगल 180 का है, ठीक है। तो 180 में से आपको 90 माइनस करना है तो कितना बचेगा 90 डिग्री, जो कि आपको पूछा हुआ है, ठीक है। द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे इट इज़ 90 डिग्री, मतलब ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर। 21 टू ट्रांसपेरेंट मीडिया ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय प्लेन बाउंड्री, द स्पीड ऑफ लाइट इन दोज मीडिया आर 1.5 into 10⁸ and 2 into 10⁸ respectively, क्रिटिकल एंगल फॉर रे। तो देखिए सीधा क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला लगा दे, साइन सी इज इक्वल टू 1/n, या तो n2 n1/n2। इसको वेलोसिटी के फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा v2/v1। v2v1 की वैल्यू आपको दे रखी हो, पुट करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी 3/4, 3/4 को हम 0.75 भी लिख सकते हैं। तो c इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा साइन इनवर्स 0.75। तो ये ऑप्शन आपको देखो कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन ए में, ठीक है। तो 21 का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए। 22 light travels a distance x in time t1 in air and 10x in time t2 in other denser medium, what is the critical angle। तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला लगा देते हैं, साइन सी इज इक्वल टू n1/n2, या तो v2/v1 भी लिख सकते हैं ऊपर की तरफ। वेलोसिटी मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 10x अदर डेंसर मीडियम में, और टाइम इसको लगा है t2, और रेयर मीडियम में डिस्प्लेसमेंट है x और टाइम लग रहा है t1। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 10t1/t2, मतलब कि क्रिटिकल एंगल आपका जो है वो निकल के आएगा c इज इक्वल टू साइन इनवर्स 10t1 डिवाइड बाय t2, मतलब कि ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। साइन इनवर्स 10t1 डिवाइड बाय t2। स्टूडेंट्स देखते हैं नंबर 23, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एयर इनटू ग्लास, तो जब लाइट एयर से ग्लास में एंटर होती है तब हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, चेंज नहीं होती है, और वेवलेंथ चेंज होती है। वेवलेंथ देखिए रे कहाँ से कहाँ जा रहा है, एयर से ग्लास, मतलब रेयर टू डेंसर, मतलब वेवलेंथ जो है डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी। तो देखिए इस तरह का ऑप्शन आपको कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन सी में, इट्स वेवलेंथ डिक्रीजेज बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज। तो 23 में आएगा ऑप्शन सी। 24 देखिए, द फिनोमिनन यूटिलाइज इन ऑप्टिकल फाइबर इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्स, ऑप्शन डी। 25 टू लेंस ऑफ पावर -15 डायोप्टर and +5 डायोप्टर आर इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर, फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो पहले तो इक्विवेलेंट पावर निकाल लीजिए दोनों का एडिशन करके, तो वो हो जाएगा -10 डायोप्टर। अब हमें निकालनी है फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला था f इज इक्वल टू 1/p, मतलब कि -1/10, मतलब कि -0.1 मीटर। उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, मतलब कि जो हमारा करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं 26, फॉर फोकल लेंथ f इज रिलेटेड टू रेडियस ऑफ कर्वेचर r ऑफ द स्फेरिकल कन्वेक्स मिरर। देखिए यहाँ पे कन्वेक्स मिरर स्पेसिफाई किया हुआ है। तो कन्वेक्स मिरर के लिए हम जानते हैं f और r दोनों पॉजिटिव होते हैं, और f और r का रिलेशन क्या होता है, तो f इज इक्वल टू r/2, और आगे क्या लगेगा प्लस, मतलब कि ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 27, इसमें आपको फिगर पे से आइडिया आ गया है कि यहाँ पे हमें क्या करना है, कि आपको पूछाएगा रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू 4 ट्रांसपेरेंट मीडिया विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 μ2 μ3 and μ4 as shown in figure, the surface of all media are parallel if the
द इमर्जेंट रे CD इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे AB, वी मस्ट हैव। तो देखिए इमर्जेंट रे और जो रे AB वो पैरेलल, ये पैरेलल तभी होंगे जब दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होंगे। तो देखिए फर्स्ट मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखी है μ1 और लास्ट मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ4, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, μ1 इज इक्वल टू μ4 या तो μ4 इज इक्वल टू μ1, जो कि आपको ऑप्शन डी में दे रखा है। ओके स्टूडेंट्स। 28 in TIR when the angle of incidence is equal to critical angle for the pair of media in contact, what will be angle of reflection। तो हम जानते हैं कि जब इंसिडेंट रे जो है वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो तब हमारा जो रे है वो मेम्ब्रेन सरफेस के पैरेलल हो जाता है, मतलब कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है कितना हो जाता है 90 डिग्री, मतलब कि ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29, ये प्लेन मिरर पे बेस्ड है। इसमें बोला है बीम ऑफ लाइट फ्रॉम सोर्स L इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द प्लेन मिरर फिक्स्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस x फ्रॉम द सोर्स। जैसे बोला गया वैसे हम फिगर ड्रॉ करते रहे। ये हमारा सोर्स है, इससे एक लाइट निकली और प्लेन मिरर पे जाके टकराई नॉर्मली। अब नॉर्मली टकराएगी तो नॉर्मली वापस भी आएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, जीरो होगा। अब हमें क्या बोला है, द बीम इज रिफ्लेक्टेड बैक एज अ स्पॉट ऑन द स्केल प्लेस जस्ट अबाउ द सोर्स L। व्हेन द मिरर इज रोटेटेड थ्रू स्मॉल एंगल थीटा, द स्पॉट ऑफ लाइट इज फाउंड टू मूव थ्रू डिस्टेंस y ऑन द स्केल। अब मिरर को हम थोड़ा थीटा एंगल पे क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं इस तरह से। ये वाला जो एंगल है वो आपको कितना देगा, थीटा। तो ये जो स्पॉट है वो यहाँ से खिसक कर यहाँ पे आ गया। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका, y जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। और यहाँ पे सोर्स और मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है x, ठीक है। अब हम जानते हैं कि अगर हम मिरर को थीटा एंगल पे टिल्ट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो कितना एंगल पे टिल्ट होगा, तो 2 थीटा एंगल पे, ठीक है। तो आपको थीटा फाइंड करना है। तो देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो इसके लिए हम tan थीटा का यूज़ करें। तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अपोजिट अपन एडजेसेंट, अपोजिट है हमारा y और एडजेसेंट है x, ठीक है, y बाय x। अब क्योंकि हमने बहुत ही स्मॉल एंगल पे टिल्ट किया हुआ है मिरर को, तो tan 2 थीटा को हम अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, 2 थीटा इज इक्वल टू y बाय एक्स। तो थीटा को सब्जेक्ट बनाने पे हमें फाइनली जो आंसर है वो मिलेगा y बाई 2x। देख लीजिए y बाई 2x आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन डी में, मतलब कि ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नंबर 30, टू थिन लेंसेज आर ऑफ सेम फोकल लेंथ बट वन इज कन्वेक्स अनदर इज कनकेव when they are placed in contact with each other the equivalent focal length of the combination will be। equivalent focal length का फॉर्मूला लगाते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ को f डैश बोल देते हैं क्योंकि आपको f यहाँ पे दोनों लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है। देखिए फर्स्ट फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर की, कन्वेक्स लेंस की होगी जो कि हम प्लस लेंगे, और दूसरी जो फोकल लेंथ है वो कनकेव की जो हम माइनस लेंगे, मतलब कि हमारा टर्म बनेगा 1/f डैश इज इक्वल टू 1/f माइनस 1। राइट साइड का ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, मतलब कि 1/f डैश आपको मिलेगा जीरो। सो f डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 1/0, मतलब कि इनफाइनाइट, मतलब कि जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। मतलब कि अब जो सिस्टम है वो एक प्लेन सरफेस की तरह एक्ट करने लगेगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 31, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, बाय इंक्रीजिंग द चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। चार ऑप्शन दिए है, इट्स कैपेसिटर इंक्रीज पीडी बिटवीन टू प्लेट्स इंक्रीज क्या होगा, देखो भाई बोला इंक्रीजिंग द चार्ज, so we know that the formula q is proportional to v। if you increase the charge then voltage is increase, voltage मतलब pd, so pd between two plate is also increase, ऑप्शन बी होगा। ऐसे भी आप सोच सकते हो कि भाई क्यू इंक्रीज कर रहे हो तो सिग्मा इंक्रीज होगा, v इज इक्वल टू ई इंटू डी एंड ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इंक्रीज होगा तो v भी इंक्रीज होगा, तो pd बिटवीन टू प्लेट इज इंक्रीज, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज
सर्किट दी है इन द फॉलोइंग इन द फिगर कैपेसिटेंस ऑफ एवरी कैपेसिटर इज 3 माइक्रोफेराड है। फाइंड द इक्विवेलेंट। देखो इक्विवेलेंट फाइंड करनी है। मान लो आप ए से आगे बढ़े, यहाँ से 2 ट्रैक हो रहा है तो पैरेलल आ गया। अब देखो इसमें ट्रिक है, यहाँ से मान लो आगे बढ़े तो ये एक ही ट्रैक है तो ये दोनों सीरीज में हुआ, सेम एज नीचे ये दोनों सीरीज में हुआ और फिर वो सामने पैरेलल हो जाएगा। तो इसको मैं सिंपलीफाई सर्किट में ड्रॉ करूँ तो इस तरीके से होगा एक सर्किट का, ये एक सर्किट का इस तरीके से होगा कि नहीं, ये सी ये सी ये सी और ये सी। ऊपर के 2 किस में है, सीरीज में है। तो 2 अगर सीरीज में हो तो उसके लिए शॉर्टकट आपको पता है क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन अपन एडिशन। तो c/2, इसका इक्विवेलेंट क्या आया c/2। सेम नीचे भी c/2। अब c/2 किसमें है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में क्या होता है, एडिशन। तो उसका हो जाएगा c/2 मतलब ये एक सर्किट का कितना आया c, ऐसे इसका भी c और ऐसे इसका भी c। फिर ये तीनों किस में हुए, सीरीज में हुए। सीरीज में क्या होगा, 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c। c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/c। तो c इक्विवेलेंट रेसिप्रोकेशन करना मत भूलना, c/3 बराबर है। कैपेसिटर आपको दे दिया है कि ईच ऑफ कैपेसिटर 3 माइक्रोफेराडे के थे, तो 3/3 मतलब 1 माइक्रोफेराडे। इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए 1 माइक्रोफेराडे। क्लियर। चल नेक्स्ट वन, if the charge on the capacitor is increased by 5 coulomb, the energy stored in the capacitor is increased by 21 percentage, what will be the initial charge on the capacitor? See here क्या बोला इसके अंदर, चार्ज ऑन कैपेसिटर इज इंक्रीज बाय 5 कूलम। तो पहले मान लो Q जितना हो तब एनर्जी कितनी, U इज इक्वल टू Q²/2c, ये फॉर्मूला है, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दूं। अब बोला है द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज इंक्रीज बाय 21%। कब, जब चार्ज आप 5 कूलम ऐड करो। तो इसके ऊपर से ही मैं इक्वेशन बनाऊं कि न्यू एनर्जी है वो 1.21% इंक्रीज हो रही है, मतलब कितनी होगी 1.21% होगी। कब, जब चार्ज 5 कूलम ऐड हो। तो Q/5 का स्क्वायर लिख सकते हैं अपन, Dy/2c बराबर है कि नहीं, 1.21 U 21% इंक्रीज बाय, तो 1.21 U मतलब Q²/2c इज इक्वल टू Q+5 का स्क्वायर बाय 2c। तो 2c तो कट हो गया। तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ से सिंप्लीफाई 1.21 इज इक्वल टू Q+5 अपन Q का होल स्क्वायर। चलो 1.20 मतलब 1 to 1/100। अभी स्क्वायर है, यहाँ पे आ जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11/10 Q+5/Q। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 11Q 10Q प्लस 50, 11Q माइनस 10Q मतलब Q इज इक्वल टू 50 कूलम। ये आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन 34। 34 में क्या बोला है, द कैपेसिटेंस ऑफ वेरिएबल कैपेसिटर जॉइन विद अ बैटरी ऑफ 100 वोल्ट इज चेंज फ्रॉम 2 to 10, व्हाट इज द चेंज इन द स्टोर एनर्जी। 2 to 10 माइक्रोफैराड में चेंज हो रहा है तो क्या होगा, द कैपेसिटेंस ऑफ अ वेरिएबल कैपेसिटर जॉइन विद अ बैटरी ऑफ 100 वोल्ट इज चेंज फ्रॉम 2 to 10, व्हाट इज द एनर्जी। तो सबसे पहले मैं 10 के लिए लिखूं 2 माइक्रोफैराडे के लिए, तो U1 इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर। इससे U1 क्या मिलेगा आपको 10⁻2 जूल।
U2 लिखा जाए 1/2 10 इंटू 10⁻⁶ इंटू 100 का स्क्वायर, तो क्या होगा 5 इंटू 10⁻²। चेंज इन एनर्जी डेल्टा यू इज U2 माइनस U1 इज इक्वल टू क्या होगा 4 इंटू 10⁻²। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 35 4 microfarad and 6 microfarad are joined in series and 500 volt are applied between the outer plate of the system. What is the charge on each plate? Join series, ये दोनों सीरीज में है तो इसका सी इक्विवेलेंट क्या होगा मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन 2.4 माइक्रोफैराड है 500 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्टेड है, मतलब वी दे दिया 500 वोल्ट, चार्ज पूछा है तो सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, क्यू इज इक्वल टू सी वी। सी है 2.4 माइक्रोफैराड है एंड वी है 500, तो ये कितना होगा 12 इंटू 10⁻⁴ 1.2 इंटू 10⁻³ कूलम। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। 36 नंबर, 36 का बराबर देखो सर्किट दी है, मतलब प्लेट दी है, उसको आपको अरेंज करनी है। तो ये ट्रिक है, इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। मान लो आप ए से फिगर में देखो, ए से यहाँ से ये 1 नंबर की प्लेट है, तो 1 नंबर की प्लेट है वही 4 नंबर की प्लेट है। देखो ये ए से ये 1 नंबर की प्लेट और वही 4 नंबर की प्लेट है। अब 1 के पैरेलल में 2 है तो 1 के पैरेलल में 2, और 2 नंबर की जो प्लेट है वही 3 नंबर की है, तो ये जो 2 नंबर की प्लेट है वही 3 नंबर की। और आप फिगर में देखो 3 और 4 पैरेलल में, तो यहाँ पे भी 3 और 4 पैरेलल में हो गया, तो ये ऊपर की सर्किट कुछ इस तरीके से हो गई। अब ये दोनों पैरेलल में हुए, सी एंड सी पैरेलल में होगा तो सी इक्विवेलेंट क्या होगा सी प्लस सी इज इक्वल टू 2c एंड यू नॉट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। आंसर 2c भी हो सकता है और c की वैल्यू आप पुट करो तो 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 37। The capacitance of parallel plate capacitor formed by the circular plate। देखो सर्कुलर प्लेट बोल दिया है तो पहले ही आपको रुक जाना है और इसका फॉर्मूला लिख देना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। डायमीटर 4 सेंटीमीटर है तो मैं C1 बोल दूं, तो इसकी रेडियस क्या होगी भाई, डायमीटर 4 है तो रेडियस 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻²। इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस ऑफ diameter 200 centimeter, find the distance। देखो यहाँ पे एक मिस्टेक हुई, कैपेसिटेंस ऑफ स्पीयर ऑफ डायमीटर 200 सेंटीमीटर, तो रेडियस होगी 100 सेंटीमीटर। इक्वेशन नंबर, ये इसको मैं 1 बोल दूं, और ऊपर दिया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, इसको मैं C2 बोल दूं स्पीयर को। C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट एरिया पाई आर स्क्वायर, आर कितना लिखोगे इसमें आप 2 इंटू 10⁻² का स्क्वायर बाय डी। इक्वेशन नंबर ये 2। ये C1 जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है एंड C2 है वो स्पीयर के लिए है। ये चीज हो गई। अब यहाँ पे दोनों इक्वल है तो C1 इज इक्वल टू C2 ले लो। C1 एप्सिलॉन नॉट पाई 4 इंटू 10⁻⁴ अपन डी इज इक्वल टू C2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर 100 इंटू 10⁻²। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट पाई कट, 4 भी कट, 10⁻⁴ अपन 100 इंटू 10⁻², तो ये भी कट हो गया इज इक्वल टू डी, तो डी इज इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर।
ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोला है? इफ अ कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस 600 माइक्रोफैराड इज चार्ज एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 50 माइक्रो कूलम पर सेकेंड। अब यहाँ पे बराबर ध्यान रहे, माइक्रो कूलम पर सेकेंड आपको क्या दिया है? कूलम पर सेकेंड, मतलब क्यू बाई टी, तो ये क्या होता है? करंट होता है, जो कि आई आपको दिया है 50 माइक्रो कूलम पर सेकेंड, ये आपको करंट दिया है। व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड? तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो टी इज इक्वल टू क्यू बाय आई। क्यू आपको सीधा नहीं दिया है, तो क्यू इज इक्वल टू सी वी होगा, सी वी बाय आई। सी आपको दिया है कितना? 600, वी 10 वोल्ट एंड आई 50 माइक्रो। ये सब वैल्यू आप पुट करोगे तो इसका आपको आंसर मिलेगा 120 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, टी इज इक्वल 120 सेकेंड। चलो क्वेश्चन नंबर 39। 39 में क्या बोला है देखो, टू गेट 2 Faraday capacitance, the area of each plate kept at separation of 2 millimeter is area of capacitance. C is equal to epsilon naught A by D. A is equal to C D by epsilon naught. C है 2, D है 2 into 10 raised to minus 3 अपन epsilon naught 8.85 into 10 raised to minus 12। तो आप सॉल्व करोगे 0.4519 into 10 raised to 9, तो 4.5 into 10 raised to 8। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अब देखो यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी, ऑप्शन सी सेंटीमीटर में है, ऑप्शन डी सेम है मीटर स्क्वायर है, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। देखना दोनों सेम मैग्नीट्यूड है लेकिन यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर है, अपन ने ऐसा ही में करके लिया है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, क्या बोला है 40 में? कंसिडरिंग द अर्थ इज अ मेटालिक स्फीयर ऑफ कैपेसिटेंस, तो ये तो वैल्यू आपको याद रखने की बोली थी, 4 बाय एप्सिलॉन नॉट अर्थ के लिए 711 माइक्रोफैराड है, अप्रोक्स यहाँ पे क्या होगा 700 माइक्रोफैराड है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है इसमें। सीधी वैल्यू याद रखियो तो सीधा आप कर पाओ। नेटवर्क दिया है कैपेसिटर का, प्रिपेयर शो इन द फिगर। अब देखो इसमें बराबर ध्यान रहे, ठीक है यहाँ से ए से आप यहाँ पे स्टार्ट करो तो 2 ट्रैक हो रहे हैं, तो ये दोनों पैरेलल में हुए, तो पैरेलल में हो गए तो इसका 2C, इसके साथ ये 3C नहीं है, ये C, हर एक कैपेसिटर तो C है, तो ये C एंड C पैरेलल तो 2C, इसके साथ ये C सेम एज ये नीचे C एज इट इज, और ये दोनों भी पैरेलल में हुए C एंड C, इसका हो जाएगा 2C। अब देखो ये आपकी सिंपलर सर्किट हो गई 2C एंड C सीरीज में, तो क्या होगा मल्टीप्लिकेशन अपन एडिशन सीधा करो, 2C स्क्वायर अपन 3C, तो 2C बाय 3, नीचे भी सेम 2C बाय 3, ये दोनों पैरेलल में, तो इन दोनों का एडिशन 4C बाय 3। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट 42, एनर्जी ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर इज U, तो U is equal to Q square by 2C। Now it's removed from a battery and now it is connected another identical uncharged capacitor। देखो सेम अमाउंट का, ये याद रखना, सेम अमाउंट का चार्ज कैपेसिटर, आइडेंटिकल बोला है ना, अगर बैटरी रिमूव करने के बाद आप ऐड करो तो जो चार्ज था वो डिवाइड हो जाता है Q बाई 2 Q बाई 2। तो पहले जब Q चार्ज था तब एनर्जी U Q स्क्वायर बाई 2C, अब चार्ज हो गया Q बाई 2 का स्क्वायर बाय 2C, तो ये कितना हो जाएगा Q स्क्वायर बाय 4 इंटू 2C। Q स्क्वायर बाय 2C तो क्या है, इक्वेशन 1 से U है,
तो इसका आंसर क्या होगा, U/4। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ध्यान रखना, अगर बैटरी रिमूव करने के बाद सेम अमाउंट ऑफ चार्ज आप कैपेसिटर कनेक्ट करो तो चार्ज क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसका इल्यूस्ट्रेशन भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फैराडे। फैराडे मतलब Q/V, कैपेसिटेंस का यूनिट है। तो Q का है कूलम एंड वोल्टेज का है V, तो C/V। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, 3 कैपेसिटर 9 पिकोफैराडे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट। सीरीज में बोला है तो देखो रेसिप्रोकल में भूलना करना, 1 + 9 1 + 9 1 + 9, 3/9 1/3। आपको तो सी चाहिए, तो रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगा, 3 पिकोफैराडे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, 44। बराबर है। चलो नेक्स्ट, लास्ट वन, 45। The capacitor of 2 picofarad, 3 picofarad, 4 picofarad are connected in parallel। पैरेलल में है भाई 2 3 एंड 4, तो 4 3 इक्विवेलेंट मतलब इसका क्या होगा, तीनों का एडिशन। ऑप्शन नंबर सी 9 पिकोफैराड है आपका राइट आंसर। ओके, दैट्स इट।